दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे दे दिया, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों ने पेट्रोल पंप के लिए एप्लीकेशन कर दिया होगा। अगर दोस्तों आपने नहीं किया है तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। 17 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें और कोशिश करें जितने जल्दी से जल्दी हो सके पेमेंट को करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि जब तक आपका पेमेंट नहीं होगा तब तक जो आपका फॉर्म है वो अप्लाइड नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इस बीच मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज भी आई कि कुछ लोगों ने पेमेंट कर दिया है बट उनका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आप 24 आवर टू 48 आवर्स तक का वेट कर लें, अगर वो पेमेंट आपका अपडेट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर से पेमेंट करना होगा। और इसके लिए दोस्तों इनका सपोर्ट है, एक इनकी ईमेल आईडी है जहाँ पे आप support@पेट्रोल पंप डीलर चेन डॉट इन पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, इनसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों क्या करना है, आपको अपने बैंक में, जिस भी बैंक से आपने पेमेंट किया है उसमें भी एक आप कंप्लेन कर दीजिए, तो वो आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। जिस तरह से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि उन्होंने पेमेंट कर दिया बट पोर्टल पे वो पेमेंट अपडेट नहीं दिखा रहा है, पेंडिंग ही दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से वो शो होता है और किस तरह से दिखाता है आपका पेमेंट पेंडिंग। तो अगर इस टाइप की दोस्तों आपकी आपकी भी प्रॉब्लम है तो दो काम करें आप। पहला, तो इनका जो मेल आईडी है उस पर आप एक मेल डाल दें कि ये ट्रांजैक्शन नंबर है और ये मैंने इसके लिए अप्लाई किया है, जिस भी कंपनी के लिए आप जो है पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर रहे थे। देखिए दोस्तों, इस टाइप से कुछ आपके पास भी लेआउट आएगा। जब आप अप्लाइड एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों दिखाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो अपडेट नहीं हुआ है, स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा पेंडिंग फॉर पेमेंट। तो इस टाइप की अगर कोई आपकी भी प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप कंप्लेन कर दीजिए। जो support@पेट्रोल पंप डीलर चैन डॉट इन पे एक आप मेल कर दीजिए, उनका ट्रांजेक्शन आईडी और सारी चीज़ें आप इस पे डाल दीजिए। साथ ही जिस बैंक से आपने अप्लाई किया है या फिर पेमेंट किया है उस पे भी आप एक कंप्लेन कर दीजिए। तो एक आध हफ्ते में वो पेमेंट आपका रिटर्न आ जाएगा। बट इस बीच दोस्तों आप इसका वेट ना करें, आप पेमेंट को फिर से करें। आइए दोस्तों हम दिखाते हैं कि जब आप डाउनलोड पीडीएफ करते हैं तो डाउनलोड पीडीएफ में क्या दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, जब इस तरह से आप जो है डाउनलोड पीडीएफ करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा जो एप्लीकेशन नंबर है वो डॉट 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 समथिंग करके दिखाएगा। एप्लीकेशन डेट भी आपका मेंशन नहीं होगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा ट्रांजेक्शन नंबर पेंडिंग, ट्रांजेक्शन डेट एंड टाइम पेंडिंग, पेमेंट मोड पेंडिंग। इस तरह से ये सारी चीज़ें दोस्तों आपका क्या दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे कैसा दिखाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको दिखाएगा। ये जो है यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है वो एप्लीकेशन नंबर नहीं दिखा रहा है और साथ ही डेट भी नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपका जो है ये पेंडिंग दिखा रहा है। तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म देना है जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुली ना हो, क्योंकि जब तक पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होगा वो एप्लीकेशन आपका पेंडिंग ही माना जाएगा, वो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट माना जाएगा जब तक उसका पेमेंट ना हो। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम दोस्तों आपके साथ भी आ रही है, पेमेंट को फिर से कर दें, ठीक है। तो एक तो प्रॉब्लम ये रही, और दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स थी, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जो एप्लीकेशन करने का डेट है वो जैसे जैसे नज़दीक आएगा, या फिर आप जब आप यूपीआई से या कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसमें टाइम पीरियड होता है 2 से 3 मिनट में। अगर 2 से 3 मिनट में वो पेमेंट आपका अपडेट हो गया तो हो गया, अदरवाइज ये पेंडिंग ही शो करता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। साथ ही दोस्तों कुछ लोगों की क्वेरीज और आ रही थी कि सर मैंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है बट उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके लैंड से रिलेटेड कोई मिस्टेक है, जो मेजर मिस्टेक है, तो दोस्तों इस केस में आपको फॉर्म को कैंसिल करना होगा और फॉर्म को कैंसिल करके फिर से फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसी बीच दोस्तों कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर मैंने ग्रुप 3 में अप्लाई किया था, अब मुझे
लैंड की अवेलेबिलिटी हो गई है, मुझे लैंड मिल गया है, तो इस केस में मैं ग्रुप 1 में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस केस में मैं क्या करूँ? तो दोस्तों इस केस में भी आपको क्या करना है कि आपको जो है फॉर्म को कैंसिल कर देना है और कैंसिल करने के बाद फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब इसी बीच में दोस्तों कुछ मेरे पास क्वेश्चंस और आए थे, मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लोगों का क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अगर कोई बड़ा प्लॉट है, उसमें सपोज दैट कोई 1 नंबर का प्लॉट है, 1 नंबर है जिसकी पूरी विड्थ जो है वो 10 बीघे की है और उसमें 2 शेयर होल्डर हैं, एक लोगों का शेयर 5 बीघे का है और दूसरे का शेयर 5 बीघे का है। तो इस केस में क्या जिनके पास 5 बीघे की है उनसे ही लीज डीड करवाना है या दूसरे से भी एनओसी लेने की जरूरत है? तो दोस्तों आप लीज डीड करवा लीजिए, दूसरे से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक एनओसी के लिए अपेंडिक्स 3 बनवा के उनसे आप ये सहमति ले सकते हैं, बट आपको उसकी जरूरत नहीं है। लीज डीड में वो सफिशिएंट है, वो एक लोगों का शेयर हो। जब भी कंपनी बात करती है तो बात करती है जो आपने ऑफर्ड लैंड दिया है, दैट इज 35 मीटर इंटू 35 मीटर की या 35 इंटू 45 मीटर की, तो उसमें जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, जितने भी सह खातेदार होते हैं, तो उनमें सबका सहमति और उनमें सबका लीज डीड में नाम होना चाहिए या फिर अपेंडिक्स 3 में नाम होना चाहिए। तो इस चीज को दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप लोग फॉर्म को फिलअप करें और फॉर्म फिलअप करते टाइम कभी भी जो है आप फॉर्म फिलअप करने के तुरंत बाद जो है सबमिट एंड पे ना करें। फॉर्म को पहले आप सेव कर लें, सेव करने के बाद उसको देख लें, किसी दूसरे से चेक करवा लें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती, आपका एक छोटे सा मिस्टेक ये करा सकता है कि आपको बाद में फ्यूचर में अलॉट होने के बाद भी आपका डीलरशिप कैंसिल या फिर सिलेक्शन जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका भी कैंसिलेशन हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस कैटेगरी में ना आए, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत किया है, पिछले 3 महीनों से आप इस पे कंटिन्यूस लगे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं और सफल होना चाहते हैं। तो पेट्रोल पंप लेने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ कुछ दोस्तों क्राइटेरिया भी होती है, उन क्राइटेरियाज को भी आपको देखना है और क्राइटेरिया के साथ साथ दोस्तों उसमें जितने भी नॉर्म्स हैं, अगर एनएच के हैं तो एनएच का देखना है, स्टेट हाईवे का है तो स्टेट हाईवे का देखना है, उसमें इंटरसेक्शन देखना है, कट देखना है और साथ ही दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक लोग मेरे पास कमेंट किए कि सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। विदाउट पैन कार्ड आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। अगर सपोज दैट आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपके फैमिली मेंबर में कोई है तो उसका फॉर्म आप फिलअप करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों। और एक क्वेश्चन और आया है कि ओबीसी कैटेगरी के साथ ओपन कैटेगरी पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? दोस्तों अगर किसी भी कैटेगरी के लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी आई हुई है तो उसमें कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, उस कैटेगरी का ही पार्टनरशिप हो सकता है। अगर कोई एससी है तो एससी ही कर सकता है, एसटी है तो एसटी ही कर सकता है। साथ ही दोस्तों अगर वो ओबीसी के लिए है तो सिर्फ ओबीसी ही पार्टनरशिप कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप का सीन आफ्टर एलओआई होता है। जो आउटसाइड पार्टनर आप बुलाते हैं, आउटसाइड पार्टनर्स के लिए आप जो है डिमांड करते हैं, इस केस में आप आउटसाइड पार्टनर्स को रख सकते हैं, बट वो आफ्टर एलओआई होता है और उसके कुछ अपने टाइम होते हैं, टाइम के बाद ही वो हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि आ, एक पेट्रोल पंप के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, एक ही जमीन पे 2 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो इस केस में क्या होगा? तो दोस्तों अगर एक ही जमीन पे, एक ही पर्टिकुलर जमीन पे 2 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, इस केस में अगर कंपनी का एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि सेम पीस ऑफ लैंड पे 2 एप्लीकेंट्स नहीं हो सकते हैं। सेम पीस ऑफ लैंड पे अगर 2 एप्लीकेंट्स होते हैं, इस केस में 2 के दोनों एप्लीकेंट्स का जो है कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उनकी आवेदन करने की जो एप्लीकेशन है वो दोनों कैंसिल की जा सकती है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, अगर बड़ा प्लॉट है तो कर सकते हैं, बट सेम पीस ऑफ लैंड होने पे नहीं होगा। आफ्टर सिलेक्शन भी जो भी प्रोविजनली सेलेक्टेड होंगे, अगर कंपनी को चेकिंग के दौरान या फिर फील्ड वेरिफिकेशन के टाइम पे ये पता चलता है तो इस केस में भी आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जा सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें और फॉर्म को अप्लाई करते समय जो भी कंपनी के कुछ नॉर्म्स हैं उसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक होने पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देगी, वो फॉर्म को कैंसिल कर देगी, आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर देगी। इसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों एक एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि लैंड ग्रुप 1 में रजिस्ट्रेशन डेट में क्या डालना है? फैमिली मेंबर के नाम पर लैंड है तो 5 साल पहले लिया था जी।
दोस्तों इसमें एक देखिए फिर से एक नया क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन है, लीज उन्होंने करवाया हुआ है, वो 5 साल पहले का किया हुआ है, तो दोस्तों इस केस में अगर वो फैमिली मेंबर का है तो वो अपेंडिक्स 3 दे सकते हैं। और जिन्होंने 5 साल पहले लीज कराया हुआ है, इस केस में वो जो है उसमें जो लैंड ओनर हैं, दैट इज जो लीज होल्डर अभी जो 5 साल वाले हैं वही रहेंगे, उनका नेम आप मेंशन कर सकते हैं। और लीज में जो लॉन्ग टर्म लीज होगा वही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि 10 साल या 5 साल का लीज हो, कम से कम वो लीज 20 साल के ऊपर का होना चाहिए। इस केस में ही जो है वो आपका लीज वाला कैंडिडेट लीज का जो 5 साल पहले जिन्होंने लीज कराया हुआ है वो अपने फैमिली मेंबर को देना चाहते हैं, तो इस केस में दोस्तों वो लॉन्ग टर्म लीज होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके लिए भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि सर ये कैसे पता चलेगा जिस लोकेशन पर हमने फॉर्म फिल किया है वहाँ पे कितने फॉर्म्स फिल हुए हैं, हो चुके हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे ही 17 अक्टूबर के बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन का जो लास्ट डेट है, उसके बाद दोस्तों आपके पोर्टल पे, आपके जिस पोर्टल से आपने लॉगिन किया है, आपके लॉगिन कैंडिडेचर से, उस पे आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर आप रजिस्टर्ड होंगे, अगर आपने लॉगिन किया होगा, आपने अप्लाई किया होगा, तभी आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। वो बिल्कुल क्लियर देता है, ग्रुप वाइज देता है, ग्रुप 1 में कितने एप्लीकेंट्स हैं, ग्रुप 2 में कितने एप्लीकेंट्स हैं, और अगर ग्रुप 3 का वहाँ पे प्रोविजन है तो ग्रुप 3 में कितने एप्लीकेंट्स हैं। ये सारे चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो पता चलेंगी 17 अक्टूबर के बाद। उस पर भी दोस्तों वीडियो आ जाएगी, कैसे उसको देखना है वो जैसे यहाँ पे पेट्रोल पंप डीलर चेन डॉट इन की पोर्टल्स पे ये शो होने लगेगा, मैं तुरंत उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको जरूर दूंगा कि उसे कैसे देखना है। इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और है। दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं अटेंड कर सकता हूँ, सारे क्वेश्चंस को नहीं बता सकता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस से आपको डिस्कस करूँ। एक क्वेश्चन है सर सीसी साइट पे बिडिंग अमाउंट का क्या, इनका कहना है कि कोई सीसी साइट है तो उस पर बिडिंग अमाउंट कितना डाला जाए और कैसे उसको फिलअप किया जाए। दोस्तों बिडिंग अमाउंट का मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। बिडिंग अमाउंट में आपको ध्यान देना है कि जो भी बिडिंग अमाउंट मिनिमम है उससे ऊपर ही होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों बिडिंग अमाउंट डालने से पहले आपको अपने एरिया में ये पता करना है, या आपको ये जानना है कि वहाँ पे कितने पैसे वाले लोग हैं, या फिर कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया है, या कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है। ये दोस्तों आपको अपने लोकल में ही करना है, आपको अपने लोकल में ही पता करके करना है। बिडिंग अमाउंट आपके लोकेशन, आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे बिडिंग अमाउंट जो है वो 60 के, अगर 30 लाख की मिनिमम है तो 60 लाख के ऊपर जाता है, कहीं कहीं 1 करोड़ के भी आसपास जाता है। तो वो दोस्तों डिपेंड करता है आपके अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग। इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था दोस्तों कि मैंने बिडिंग अमाउंट कुछ कम डाला है, क्या मैं उस बिडिंग अमाउंट को चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप बिडिंग अमाउंट को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, उसका एक ही ऑप्शन है कि आप अपने फॉर्म को कैंसिल कर दें, और कैंसिल करने के बाद जो है आपका जो भी फीस गया था नॉन रिफंडेबल फीस, वो तो रिफंड होगा नहीं। दूसरा फॉर्म भरिए, दूसरा फॉर्म भर के आप बिडिंग अमाउंट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। वो दोनों ऑप्शन तभी होगा जब आप फॉर्म को कैंसिल करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मेरे कुछ भाई हैं जो ये कह रहे हैं कि सर ग्रुप थ्री में फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या मुझे बनाना है CFS साइट के लिए। तो दोस्तों ग्रुप 3 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास कोई भी आ, जमीन से जमीन के लिए कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, तभी आप ग्रुप 3 में अप्लाई कर रहे हैं। ग्रुप 3 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, ग्रुप 3 में अप्लाई करने के लिए आपको जनरली कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंटेन करके रखना है। और साथ ही अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है अपेंडिक्स 10A की जरूरत पड़े, बट उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स 10A में कुछ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, कुछ आपके ज़मीन की बात होती है। तो ग्रुप 3 में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ग्रुप 3 में आप सिर्फ अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें करके आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट से ही ये फिलअप हो जाएगा। इसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेरीज और आई हुई है मेरे पास कि सर कहीं पे ओपन कैटेगरी की वैकेंसी है और मैं SC कैंडिडेट हूँ या ST कैंडिडेट हूँ, तो क्या मैं ओपन में अप्लाई करूँगा तो वहाँ पे भी मुझे जो है अपने सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, या फिर वहाँ पे भी ग्रुप 3 का ऑप्शन है क्या? नहीं दोस्तों, अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
और एससी और एसटी के लिए एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। सिर्फ इस केस में आपको जो है ग्रुप 3 का ऑप्शन मिलेगा। और इसमें आपको सीसी साइट और डीसी साइट में आपको ग्रुप 3 का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एससी और एसटी के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट निकले हैं वहाँ पे आप ग्रुप 3 में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ओपन में अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या मैं ओपन में अप्लाई कर सकता हूँ, एससी या एसटी कैटेगरी से हूँ, तो हाँ दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें क्राइटेरिया ये है कि जो भी ओपन की फीस होगी वहाँ पे 8,000 या 10,000 वो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और साथ ही दोस्तों वहाँ पे आपको कोई भी कास्ट का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ना तो फीस में मिलेगी और ना ही वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत होगी। और वहाँ का जो भी होगा सीसी साइट होगी या डीसी साइट होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीट किया जाएगा। उसमें आपको कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन और आया हुआ है, सर रूरल एरिया में एनओसी का कितना कॉस्ट आएगा। दोस्तों हम बात करते हैं एनओसी की। एनओसी तो बाद का प्रोसीजर है, तो इसको आप बाद में समझें तो बेहतर होगा। अभी आप फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करें। एनओसी को लेके वीडियोस मेरी लास्ट में आएंगी। जब सिलेक्शन स्टार्ट होगा उस टाइम आपको एनओसी के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि वो रूरल में क्या होगा, रेगुलर में क्या होगा, सीसी साइट के लिए क्या है, डीसी साइट के लिए क्या है, एनएच पे क्या है, एसएच पे क्या है। तो ये दोस्तों ये सबके लिए अलग अलग एनओसीज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती हैं। तो वो दोस्तों काफ़ी ब्रॉड काफ़ी ब्रॉड है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको कैसे आपको एनओसी लेना है। और पहले आप सिर्फ फोकस कीजिए कि सही सही फॉर्म फिलअप करें और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी हो और फॉर्म अपना जो सबमिट हो वो सक्सेसफुली हो जाए, उसमें कोई मिस्टेक ना आए। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि सर मैं पार्टनरशिप में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो पार्टनरशिप में कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 एप्लीकेंट होने चाहिए और मैक्सिमम 9 एप्लीकेंट होने चाहिए। 2 और 9 एप्लीकेंट्स होने चाहिए, मिनिमम 2 एप्लीकेंट्स और मैक्सिमम 9 एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। इसी में दोस्तों एक कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर मैं पार्टनरशिप में अप्लाई कर रहा हूँ तो फीस मुझे सिंगल देनी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, आपके जितने भी फीस होंगी और जितने पार्टनर बढ़ते जाएंगे उसका मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। सपोज दैट कहीं पे एक पार्टनरशिप है जहाँ की फीस ओपन कैटेगरी का है, फीस 10,000 रुपये है और आप अप्लाई करते हैं, 2 पार्टनर हैं, तो वहाँ पे आपकी जो फीस होगी वो 20,000 रुपये हो जाएगी। अगर आप 3 पार्टनर हैं तो फीस 30,000 रुपये हो जाएगी। अगर 9 पार्टनर होते हैं तो फीस आपकी 90,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आपके पार्टनरशिप जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही मल्टीपल आपका फीस होता जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसमें जो भी आप लैंड की डिटेल देते हैं तो उसमें एक जो प्राइमरी एप्लीकेंट्स होता है उसी में लैंड की डिटेल अपडेट करनी होती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि सर मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ तो क्या मैं सिंगल की ज़मीन है मेरे ही नाम से है तो क्या दूसरा भी है उसमें पार्टनरशिप बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। अगर वो पार्टनरशिप करना चाहता है तो कर सकता है। एक क्वेश्चन मेरे पास और आया दोस्तों, मेरे एक व्यूअर हैं उनके पास 2 लोगों की ज़मीन थी, उन्होंने मिला के जो है मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या दोनों लोग मिल के इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आधी ज़मीन मेरी है और आधी ज़मीन उनकी है। तो इस केस में भी दोस्तों आप कर सकते हैं। अगर आधी ज़मीन आपकी है और आधी ज़मीन उनकी है, दोनों लोगों के नाम पे है या आपके फैमिली मेंबर से है, तो उसमें आप अपेंडिक्स 3 करके अपेंडिक्स 3 बनवा के अपने अपनी फैमिली से और आप ग्रुप 1 में आ सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक गुजरात से हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं ग्रुप 1 में अप्लाई किया हूँ बट जो लीज डीड में है, लीज डीड में मैंने अपना नाम न डाल के लीज होल्डर का नाम न डाल के मैंने लैंडलॉर्ड का नाम डाल दिया और रिलेशनशिप में वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया नो रिलेशन। तो दोस्तों इस केस में आप ग्रुप 2 में आ जाएंगे, कंपनी आपको ग्रुप 2 में भेज देगी। तो इस टाइप का अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कोई क्राइटेरिया है या फिर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, आपने गलती से जहाँ पे लीज होल्डर का नाम डालना था वहाँ पे आपने जो है लैंड ओनर का नाम डाल के और आपने नो रिलेशन दिखा दिया, ऊपर आपने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, तो इस केस में दोस्तों आपका एप्लीकेशन जो है ग्रुप 2 में भेज दिया जाएगा। तो अगर आपके आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि उस फॉर्म को कैंसिल कर दें और फॉर्म को कैंसिल करने के बाद नया एप्लीकेशन डालें। नया एप्लीकेशन डालने के बाद वहाँ पे ग्रुप 1 सेलेक्ट करें और साथ ही दोस्तों जहाँ पे नेम ऑफ लैंड ओनर होना चाहिए और वहाँ पे ऑब्लिक लीज होल्डर होना चाहिए, तो वहाँ पे लीज होल्डर का नाम डालें, मतलब जो अप्लीकेंट है उसका नाम वहाँ पे डलेगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे कहाँ से मिस्टेक होती है और कहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसमें काफ़ी लोगों की दिक्कत हैं, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम बचा हुआ है और आपको काम ज़्यादा करना है
और ऐसा करना है कि आपका फॉर्म गलत ना हो, क्योंकि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया, सपोज दैट आपने ग्रुप 1 में सेलेक्ट करना था, ग्रुप 1 में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जी हाँ दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म को अप्लाई करते टाइम आपने यहाँ पे सेलेक्ट तो कर लिया ग्रुप 1, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सारी डिटेल आपने फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया ग्रुप 1, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया ग्रुप 1 और यहाँ पे आपने नाम डाल दिया लीज होल्डर का। आपने जो है नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया लैंडलॉर्ड का। सपोज दैट लैंडलॉर्ड का नाम है राम सिंह, और यहाँ पे आपने कर दिया नो रिलेशन, ठीक है, नो रिलेशनशिप। बाकी आपने यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो डाल दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे राम सिंह, और राम सिंह अप्लीकेंट है नहीं, अप्लीकेंट कोई और है। अप्लीकेंट सपोज दैट कि यहाँ पे हैं रजत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रजत सिंह अप्लीकेंट हैं और आपने लीज डीड करवाया हुआ है थर्ड पर्सन से, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रुप 1 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे लिखना है लीज होल्डर का नाम, लीज होल्डर मतलब रजत सिंह, और यहाँ पे रिलेशनशिप में डालना है सेल्फ, ठीक है। इस केस में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं राम सिंह, और यहाँ पे आपने डाल दिया नो रिलेशन, नो रिलेशनशिप, और आपने लीज डीड का यहाँ पे डेट डाल दिया। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका कंपनी तो देखेगा ग्रुप 1 में है, बट यहाँ से जब आपका डेटा मैच कराएगा कि ये तो अप्लीकेंट है नहीं, कोई और है, और यहाँ पे नो रिलेशन है, मतलब वो ग्रुप 2 के होंगे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ढेर सारी ऐसी क्वेरीज आई हुई हैं कि जिन्होंने लीज डीड कराने के बावजूद फॉर्म को गलत भर दिया है। यहाँ पे लीज होल्डर का नाम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लैंडलॉर्ड का नाम डाल दिया और यहाँ पे नो रिलेशन दिखा दिया। इस केस में दोस्तों कंपनी ये सोचेगी कि आप किसी से अपेंडिक्स 3 लिए हुए हैं थर्ड पर्सन से, और अपेंडिक्स 3 लेने पे थर्ड पर्सन से आपका नो रिलेशन होता है, और नो रिलेशन की केस में आपको ग्रुप 2 में डाल देगा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट कि ये रजत सिंह के नाम से है, रजत सिंह, ठीक है, रजत सिंह है, यहाँ पे सब कुछ किया उन्होंने ठीक ठाक, सारी चीजें उन्होंने ठीक फिलअप की। यहाँ पे रजत सिंह डाल दिया, लीज होल्डर का नाम, रिलेशनशिप सेल्फ डाल दिया और सारी चीजें कर दी। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप ग्रुप 2 डाल देते हैं, ग्रुप 2 कर देते हैं, तो आपका फॉर्म जो है ग्रुप 2 में चला जाता है। यहाँ पे कंपनी बिल्कुल भी नहीं देखती कि आप ग्रुप 1 में हैं कि ग्रुप 2 में हैं, मतलब आपने लीज डेट बनवाया उसके बावजूद भी लोग ग्रुप 2 में अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेरीज और हैं, कुछ डाउट्स और हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लेके, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिसके फैमिली में है वो ग्रुप 1 में आएंगे, किसी तीसरे पर्सन से लेंगे वो ग्रुप 2 में जाएंगे, और जिनके पास जमीन नहीं है वो ग्रुप 3 में जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ग्रुप 1 में वो आ सकता है जिसकी अपनी फैमिली की जमीन हो, या फिर जो किसी थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी से लीज डीड लेगा, वो भी ग्रुप 1 में आएगा। तो बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि लीज डीड बनवाने के बाद भी वो एप्लीकेशन उन्होंने ग्रुप 2 में डाला है। तो इतना करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको सिलेक्शन होने से रोक सकती है। तो इस चीज़ का दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारे वीडियोस का एक सार है दोस्तों। इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हैं जो आप मिस्टेक करते हैं या कर सकते हैं। अगर आप मिस्टेक कर चुके हैं तो फॉर्म को कैंसिल करके उसको सही कर लीजिए। अगर आप नहीं अभी फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें, अदरवाइज फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मैंने दोस्तों लाइव आपको दिखा दिया कि ग्रुप 1 में कैसे करना है, ग्रुप 2 में कैसे करना है। ग्रुप 1 में करने के बाद भी अगर आपने नेम और रिलेशनशिप गलत डाल दिया तो इस केस में भी आप ग्रुप 2 में आ जाएंगे। और अगर आपने लीज डीड बनवा लिया है, सब कुछ सही डाला है, यहाँ पे आपने ग्रुप 2 सेलेक्ट कर दिया, इस केस में भी आप ग्रुप 2 में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की दोस्तों आप गलती मत कीजिएगा, फॉर्म को सही से फिलअप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मेरा फ्लैश कर रहा है नंबर, पेड कंसल्टेंसी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी फीस है, वो फीस दे के आप अपने जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक मिस्टेक, एक छोटी सी गलती, आपका जितना भी फीस होगा वो पूरा नुकसान हो सकता है। मेरे पास ढेर सारे ऐसे कॉल्स आए हैं, ढेर सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि उन्होंने 10-10 हज़ार रुपए की फीस एक छोटी सी गलती की वजह से उनका लॉस हो गया, उनका नुकसान हो गया। तो दोस्तों ये आपके साथ ना हो, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ये वीडियो जरूर डालें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी सपोर्ट करता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।